काम नहीं चलता। मीन्स when an element is found in different forms due to its different structure, कोई भी एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में पाया जाए। if when element exists in different forms है वो, due to its different structure, different forms, due to its different structure, it is called allotropy। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? allotropy। That is the property due to which an element exists in nature in more than one form। कोई भी एलिमेंट नेचर में, जैसे कार्बन है, प्योर कार्बन की बात कर रहा हूँ, वो डायमंड के तौर पर भी है, वही कोक के तौर पर भी है, वही ग्रेफाइट में, सब प्योर है, लेकिन उनकी जरा जरा से क्या स्ट्रक्चर बदला नहीं, सभी में कार्बन है, 100% कार्बन। तो कोई पेंसिल से लिख रहा है तो उसकी लीड बन गया, कोई ज्वेलरी बन गया। तो व्हाई इट इज सो? बिकॉज कार्बन एग्जिस्ट इन नेचर इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो डिफरेंट फॉर्म्स किस वजह से हुई? या उसके अलग अलग स्ट्रक्चर की वजह से हुई। सो कार्बन एग्जिस्ट इन नेचर इन डिफरेंट फॉर्म्स। सो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं सब कुछ बदल जाएंगी, ठीक है? इट इज कॉल्ड एलोट्रोपी। सो द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच an element exists in more than one form, ठीक है, is called allotropy। इसे एलोट्रोपी कहते हैं। ये क्यों होती है? It is due to difference in structure, difference in structure of those forms। वो जो forms हैं उनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, and these are called allotropes। डायमंड, ग्रेफाइट और इसी तरीके से कार्बन ब्लैक या लैंप ब्लैक, बकमिस्टर, फुलीरीन, ये सारे के सारे किसके एलोट्रोप्स हैं? कार्बन के, ठीक है। नाउ कार्बन एग्जिस्ट्स इन डायमंड, एस डायमंड होगा, ग्रेफाइट, कोल को नहीं लेंगे, कोल इसकी प्योर फॉर्म नहीं है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज है। कोक ले सकते हैं, ये सारा नेचर में है। So these are called, these are allotropes। ये सभी एलोट्रोप्स हैं ऑफ कार्बन। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि कार्बन ही एलोट्रोपी शो करे, सल्फर भी करता है, फास्फोरस। एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस देखो, मेटल के सिर्फ नॉन मेटल के होते हैं, उनमें भी जिनमें थोड़ी बहुत कैटिनेशन की प्रॉपर्टी हो। फास्फोरस के बारे में तुम जानती हो, P4 बना लेता है। सल्फर एसिड, जिनकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होगी वही एलोट्रोपी शो करेंगे, समझ आई? वो 4 तक है तो भी कर लेना, ये भी कर लेना, और इसकी तो हजारों तक। कार्बन की तो कितनी भी लंबी चेन बना लो, सब कुछ कार्बन कार्बन बन जाता है। सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी इसकी जबरदस्त है, कार्बन कार्बन की बहुत बड़ी चेन बन जाती है। तो एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस बताइए। दैट इज
white phosphorus, ब्लैक फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस से तो आप सभी परिचित हैं, जो मैच बॉक्स में सब रहता है और उसकी जो मैच स्टिक उसमें फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन और सल्फर के भी लिख लो। दैट इज rhombic sulfur, monoclinic sulfur, सल्फर आप लोग को मालूम है येलो कलर का सब्सटेंस होता है, दिखाया है कई बार, है ना। और कभी कभी क्रिस्टलाइन फॉर्म में, कभी कभी पाउडर फॉर्म में। वो दोनों हमारे पास है, वहाँ पाउडर वहाँ रखा है, क्रिस्टल इधर रखा है, दोनों रॉम्बिक और मोनोक्लिनिक, तो दोनों ही होते हैं। उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। फॉस्फोरस भी 3 तरीके के होते हैं। कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स बताओ ताशी। दैट इज एलोट्रोप्स ऑफ, हमने कार्बन के तो देख ही लिए। कार्बन एग्जिस्ट इन नेचर, दीज आर एलोट्रोप्स। अब आगे देखो, एक एक करके देखते हैं। दैट इज डायमंड के बारे में पहले देखो। सो डायमंड क्या है? इट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर। इससे ज्यादा कुछ हार्डेस्ट नहीं है, इससे शीशे भी काटे जा सकते हैं। इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर। इन डायमंड, ठीक है। तो डायमंड में क्या होगा? डायमंड है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। थ्री डायमेंशन में है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर in which each carbon is covalently bonded with 4 other carbon atoms। तो डायमंड के बारे में देखें क्या चीज है। Now, see, this is diamond। ये डायमंड का स्ट्रक्चर। तो इसमें अगर आप देखें तो हर एक कार्बन, जो जो पॉइंट है वो कार्बन, तुमको दिख रहा है क्रिस्टल है, ऐसे देखो, फिर से क्रिस्टल, फिर से देखो, फिर से क्रिस्टल, क्रिस्टल दिख रहा। तो इसका मतलब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। चाहे कहीं से भी देखें, कहीं ना कहीं बन ही जाएगा। बन जाता है कि नहीं? इतनी बात समझ आई? तो डायमंड का एक ये स्ट्रक्चर है जिसमें हर कार्बन को देखो, एक कार्बन है इधर इधर इधर, 4 बॉन्ड निकले। हर एक कार्बन में कितने बॉन्ड निकले? देखो क्रिस्टल दिख रहा, क्रिस्टल दिखाई पड़ रहा। कहीं से भी देखोगे तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये ऐसे ही तो नहीं है, अरेंजमेंट है ना। तो एक डेफिनिट अरेंजमेंट हो तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। ये जैसे और कहीं से फिर से बना, सही है। हर कार्बन देखो 4 से जुड़ा, हर कार्बन देखो कितने से जुड़ा, चेक कर लिया। हर कार्बन कितने से जुड़ा? ईच कार्बन इज बॉन्डेड। इधर देखिए, ये क्रिस्टल दिखा, और कहीं से देखेंगे तो फिर से क्रिस्टल। ईच कार्बन किससे जुड़ा है? चेक करो, 1 2 3 4, सही। और हर एक में सब जुड़ा। ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। तुम अगर कान में जो डायमंड पहने वो पूरा मॉलिक्यूल है। ईच डायमंड, जो कोहिनूर है वो एक मॉलिक्यूल है। इट इज ए जायंट मॉलिक्यूल। चेक करो,
है क्रिस्टल। और हर कार्बन कितने से जुड़ा है? हर एक में देख लो, हर एक में 4 बॉन्ड निकले हैं, ठीक है। सो ईच कार्बन इज बॉन्डेड विथ 4 मॉलिक्यूल एंड इट इज ए जायंट मॉलिक्यूल। इस तरीके से एक्सटेंसिव लैटिस, त्रिविमीय जालक, 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशनल एक्सटेंडेड, सही है। ये देखो 1 2 3 4 बॉन्ड्स हैं क्रिस्टल। काउंट करो, अधिक कार्बन कितने से जुड़ा है? 4 से। ओके, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी है। दिस इज द 4। ये जहाँ जहाँ इसका टर्मिनल है वहाँ तुम कार्बन मानो, और ये बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स यहाँ दिखाए गए, लेकिन जहाँ जहाँ टर्मिनल उसे तुम कार्बन मानो। तो हर टर्मिनल पे, हर जंक्शन पे एक कार्बन। समझ में आ गई बात की नहीं? जहाँ पे ये चारों जुड़े, ये पॉइंट समझो, ये कार्बन समझो, यही कार्बन है, ये बॉन्ड है। तो हर टर्मिनल पे कार्बन है और फिर वो चार्ज भी। ओके, अब जरा देखें। तो पहली बात हमने क्या लिख ली कि डायमंड हैज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इस चीज को जरा हम देखें, फिर आगे बढ़ें कि डायमंड होता क्या है। ना डायमंड के बारे में कुछ और जानो। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ये भी बना रहा है, उससे भी आप देख सकते हैं। अभी एक्चुअल दिखाएंगे, लेकिन इसका ये देखो बना कैसे रहा। ये तो मैं इसमें ग्रेफाइट का बना दिया, डायमंड का देखो। पहले इसने बॉल्स बना के देखो, हर एक कार्बन को देखो शिव शर्मा कैसे जोड़ रहा है। 4 देखो, 4 में जोड़ेगा। अभी तक 3 जुड़ गए, अगर इस पे ऊपर एक और जुड़ जाए, अब होगा 4 दिया, 3 नीचे ऊपर। लेकिन इन तीनों में भी ये कैसे रख दिया जाए, तो वही चीज बन जाएगी जो हमने ये बनाया है। और इसी चीज को और आगे बढ़ाया जाएगा। लेट अस कम टू सम अदर स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। नाउ Down forward. Hold the ombre letter. ओके, बात नहीं करो अरविंद। चलिए, सबसे पहले देखो यहां पर दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कहने का मतलब है कि एक से पहले 4 जोड़ लो, तो एक कार्बन से 4 हमने जोड़ लिए। अब इन्हीं में सब में क्या करो, देखो इससे और इससे
और इससे भी 3 निकाल लो, और उन सभी में क्या होंगे, इस कार्बन से 4 जुड़े हुए हैं। अब इस कार्बन के ऊपर देखो, तो इस कार्बन में एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, दूसरा, और तीसरा देखिए सभी में से एक ऐसे और एक तीसरा ये, तो ये इससे जुड़ जाएगा, एक ऐसे और एक ऐसे। वैसे तो ये कितना भी आगे बढ़ जाएगा, बट हम इसको एक्सटेंडेड नहीं बना रहे हैं। और एक ऐसे, जितना बनाया उसमें देख लो, इट इज ए सिंपलर स्ट्रक्चर। इस कार्बन को देखो, 3 जुड़े हैं कि नहीं, इस कार्बन में भी 3 निकले हुए, फिर और आगे बढ़ेगा तो और भी हो जाएगा। सो दिस इज हाउ दीज आर मेड। अब देखो, इस वाले में थोड़ा सा, इस वाले में इसको इससे जोड़ा है, कितना चेंज। ओके, इसको देखो अमन, ये वाले को इससे नहीं जोड़ा जाए, जो बेसिक प्रिंसिपल है, यहाँ से जो पीछे निकलेगा वो इससे जुड़े, ऐसा चलेगा। ओके, सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर एग्जिस्ट। ओके, अब देखिए, सो ईच कार्बन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड। इसमें तुमको क्या पता चल रहा है कि हर कार्बन 4 से जुड़ा हुआ है, ये वाले को इससे नहीं जोड़ना, बाकी तो और स्ट्रक्चर इसमें दिए हुए हैं। अब देखो, how to make structure of diamond। आज मैं आपको डायमंड का फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर समझाऊंगा। आप जानते हैं डायमंड में कार्बन कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करती हैं और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ अटैच होती हैं। आप देख रहे हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ड्रॉ की है, फिर मैंने कार्बन को फर्दर एक्सटेंड किया। आप इस पैटर्न से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, इस वाले से। क्यों? क्योंकि आगे की क्लासेस में बेसिक स्ट्रक्चर अभी हम सीख लेंगे, फिर जब 11th में जाएंगे तो फिर उससे हम अगले स्टेप में जा पाएंगे, तो अभी थोड़ा सा जानना चाहिए, इस पर बहुत कुछ पढ़ना है। सो सबसे पहले आप क्या करो कि डिफरेंट कार्बन से हम आपको पहचानवा दें कि पहले है सभी ब्लैक, लेकिन थोड़ा सा आइडेंटिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक कार्बन हो गया, इस कार्बन से आपको कैसे निकालना है, 2 कार्बन, और ये थोड़ा ये लंबा करिए। तो ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है, दिस इज टेट्राहेड्रल। इस चीज को हम समझे, वास्तव में ये जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, हाउ इट लुक्स लाइक। देखिए, it is like this। अब इसी में फिर हम और जोड़ते चले जाएंगे, तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज टेट्राहेड्रल हो गया। इसी में हम और आगे चलते चले जाएं, फिर और लगाते चले तो वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसी को हमने यहाँ बनाया है। तो ये जो ये वाला, ये आगे वाला,
ये वाला जो है इट इज टुवर्ड्स यू एंड इट गोज बिहाइंड, और जबकि ये और ये एक ही प्लेन में है। ये देखो ये एक ही प्लेन में है, ये आगे आता हो ये पीछे जाता हो। इतनी बात समझ आ गई? ये दोनों एक ही प्लेन में, ये तुम्हारी और ये मेरी और। भूल बात समझ आ गई कि नहीं? चलो अब आगे की बात देखो वो क्या कह रहा है। तीनों में से एक एक निकालिए। ओके, नाउ ड्रॉप डाउन। अब इसमें से तीनों में से 3 बॉन्ड निकालो। ओके, अब अगली लेयर देखो। इन तीनों में फिर से बोल देना, यहां इसका तो तुमको टेट्रा बैलेंसी समझ में आ गई ना। अब अगले वाली के देखो, अगली लेयर की, इनकी भी टेट्रा बैलेंसी पूरी करनी है, लेकिन अभी हम इनकी नहीं कर रहे हैं। इनकी भी होगी, लेकिन जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तब तो वो पूरा डायमंड का स्ट्रक्चर ही बन जाएगा। तो हम किसी किसी की कर रहे हैं। अब देखिए रेड वाले में से भी 3 निकालो। तो कैसे निकाला गया है? 1 2 और पीछे निकालेंगे। यही चीज इसमें पीछे की गई कि नहीं? वहां पर भी है। दूसरे वाले में से निकालो। दूसरे वाले में से निकालेंगे तो एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ और एक यहाँ इसके साथ। इनसे जो 2 निकलेंगे, एक इसके साथ बॉन्ड बना देगा, एक किसके साथ, और एक इधर चला जाएगा। तो अब चेक करो, इस वाले से हमने 3 निकाले, इस वाले से 3 निकाले, इस वाले से 3 निकाले। ये टेट्राहेड्रल दिखा दिया ना, इसको दिखा दिया, सिर्फ रेड वाले को दिखा रहे हैं। बात समझ आई? ब्लैक वाले की हम पूरी नहीं कर रहे हैं बैलेंस, सिर्फ हम किसकी किसकी कर रहे हैं। लेकिन ये चीज अगर आगे बढ़ाई जाए तो और भी हो सकता है। हर एक में ऐसा ऐसा हम करते जाएंगे तो यही स्ट्रक्चर है। दोनों सेम लग रहा है कि नहीं? देखो, तो इसका भी हमने कर दिया 3 बॉन्ड, दीज आर द 2 बॉन्ड्स, ये मिल गए। इसी तरीके से 2 बॉन्ड, यही बस इतना तुम्हें आना चाहिए। रेड की हमने टेट्रा बैलेंसी पूरी की, ब्लैक को छोड़ दिया। करेंगे तो डायमंड का कोई अंत ही नहीं है, वो पूरा हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? आगे लिखो। चलो, इसी चीज को यहाँ देखा जाए तो वो करके दिखा रहा है। चेक करो, रेड की उसने पूरी कर ली है ना 4। उधर देखो, रेड का नीचे का भी लेयर का पूरा है और ब्लैक का नहीं है, ब्लैक का छोड़ दिया। ओके, चलो। So what is diamond? It is the hardest substance in nature. It has the highest refractive index. शिव शर्मा, अगर इसका highest refractive index है तो उससे क्या होगा? बोलो। हाँ, यानी वो इंटरनली उसको रिफ्लेक्ट करता जाएगा और ये इसकी ज्वेल प्रॉपर्टी बनाता है, which makes it the most precious substance on earth. Now, अब देखिए melting point of diamond. So it is covalently bonded. Each carbon atom is covalently bonded with 4 other carbon atom, and a diamond crystal is a giant molecule. एक बहुत बड़ा molecule है। कोई भी क्रिस्टल है डायमंड तो एक मॉलिक्यूल समझो। डायमंड is a crystal is giant molecule. मॉलिक्यूल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सब कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें आयंस नहीं है। सोडियम क्लोराइड को मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते, लेकिन चूंकि इसमें सारे बॉन्ड कोवलेंट हैं इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। और इसमें दैट इज द एंगल, इट इज 10 कार्बन कार्बन एंगल इन डायमंड मॉलिक्यूल। ठीक है, 109.5 इतनी डिग्री। और इसका
जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होता है वो 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर होता है। पिकोमीटर का मतलब होता है कि 154 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। जैसे माइक्रोमीटर होता है, नैनोमीटर होता है, पिकोमीटर होता है। ओके, तो इसकी ये लेंथ हो गई और सारे एंगल एक जैसे हैं। ये भी एंगल कितना है 109.5 डिग्री, ये भी वही है, ये भी वही। ऑल एंगल्स इसके कैसे होंगे 109.5 डिग्री। सो इट इज ए जायंट मॉलिक्यूल इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 154 पिकोमीटर। Its melting point is highest, कितना होगा? That is 4500 डिग्री सेल्सियस, इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो it is used as, इसकी जो टिप है वो ग्लास कटर में यूज हो जाएगी, और इसके अलावा इसको एब्रेसिव के तौर पर भी अरविंद इस्तेमाल करते हैं। एब्रेसिव का क्या मतलब है? उसको डिस्टर्ब मत करो। इट इज यूज्ड एज एब्रेसिव। एब्रेसिव का मतलब इसके जो छोटे छोटे पीस हैं उसको रेग माल या सैंड पेपर पे अगर लगा दिया जाए तो किसी की घिसाई के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। होता नहीं, किसी चीज़ को सैंडिंग करते हैं लकड़ी को चिकना करने के लिए। इट इज यूज्ड एज एब्रेसिव इन सैंड पेपर्स। ग्लू से इसके छोटे छोटे पार्टिकल को चिपका लिया, फिर उससे सैंडिंग कर ली किसी चीज के, ऐसा कहते हैं। ओके, इट हैज हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। कितना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है अरविंद? बताते ही नहीं है। छोटी छोटी चीज, तुम्हारा ध्यान ही कुछ नहीं, तुम्हारा इधर उधर दिमाग है। जब से आए हो क्लास को डिस्टर्ब ही कर रहे हो, कॉमन चीज नहीं बता पा रहे हो। 2.42, इसकी वजह से इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो कितनी डिग्री है? सब में 109 बोल रहा है, उसमें भी बोला 24 डिग्री नहीं बोल रहा है यहाँ भी, जबकि सब पढ़ा है। वो 109 पकड़ लिया वहां से, तब से वो एंगल ही को, बॉन्ड एंगल को, सब कुछ 109 है। टेम्परेचर कितना है? बॉइलिंग पॉइंट 109, बॉन्ड एंगल 109। अब देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके होने की वजह से क्या होगा? नाउ इट इज यूज, इसके अंदर जो पड़ने वाली लाइट है, अगर इसको स्पेशली कट कर दिया जाए, तो अगर इसको स्पेशली कट कर दिया जाए जो गुजराती लोग करते हैं, तो देन इट कैन बी यूज्ड एज ज्वेल। तो इसके अंदर आने वाली लाइट को ये क्या करेगा? कोई भी आएगी तो वो अंदर ही अंदर यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लाइट पड़ रही है 24 डिग्री या उससे ऊपर आने वाली किसी भी लाइट को ही जाने ही नहीं दे रहा। इसकी कटिंग ऐसी होती है कि इफ वो 5 मिनट तक नहीं जाने देगा, और वो डार्कनेस में 5 मिनट तक किसी की अगर ये नग चमक रहा है, समझ लेना वो हीरा पे। सो इट हैज ब्रिलियंसी इन डार्क। चेक करो, दैट इज डायमंड इन डार्क। तो इसके अंदर जब लाइट होगी तो देखो, ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड इन डार्क। Let us see how it shines. यहाँ दिखाया गया है, ये देखो, ये लाइट जाने के बाद देखो कितना चमक रहा है। लाइट जाने के बाद, लाइट एक बार इसमें ट्रैप हो जाए तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसको निकलने में 5 मिनट लग जाएगा। सही है? तो इसका हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, जिसकी वजह से क्या होगा बोलो? हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से
it is used as jewel. ओके, अब मुझे सिर्फ शर्मा एक बात आपसे पूछनी है कि कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड? दो बॉन्ड की बात की गई है, एक Na+ और Cl- के बीच में स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और एक कार्बन और कार्बन के बीच यहाँ बॉन्ड है, तो तुम इससे ज्यादा स्ट्रांग मानोगे कि इसको? यस, कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग होते हैं। इसने इसका कितना डिग्री बना दिया? 4500 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। कितना है बताइए? 45। और जबकि इसका कितना होता है? 1400 डिग्री सेल्सियस। नमक का, नमक को चम्मच में रख के गैस के ऊपर रख लो, उसी इनकैंडिसेंसी में पिघल जाएगा। और डायमंड जो गैस का बर्नर है उसका टेम्परेचर कितना होता है बताइए? 3000। तो वो नमक को पिघला देगा, डायमंड का कुछ नहीं होगा। सही है? तो इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर। और कोई पॉइंट रह गया दिव्या कि हो गए सारे पॉइंट? दिस मच इज देयर। 3 डायमेंशनल लैटिस है, ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 कार्बन एटम, ऐसा लिख लिया है, इतना ही। नाउ नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। तो अब हम अगला देखेंगे कि ग्रेफाइट कैसा होता है। नाउ ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इसमें हर कार्बन कितने से जुड़ा है चेक करो। ये देखिए, हर कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन है, ये देखो 3 से जुड़ा है। ये तो जो बीच का है ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन है, स्ट्रक्चर को साधे रखने के लिए बनाया गया, ये बॉन्ड नहीं है, बीच वाले बॉन्ड नहीं, ठीक है? तो बॉन्ड में यहाँ देखो, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल। चेक करो कैसा स्ट्रक्चर है ये, बताओ। हेक्सागोनल, ये कुछ मत समझो, ये तो बस एक स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए, लेयरिंग के लिए दिखाया है, ये कोई बॉन्ड नहीं है। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है? हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। ओके, और जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी है। कैसा स्ट्रक्चर है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। लेट अस सी हाउ इज द ग्रेफाइट। इसका स्ट्रक्चर समझे, फिर इसकी प्रॉपर्टी समझे। सो देखिए, it has hexagonal layered structure. इसका हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें हर कार्बन कैसे जुड़ा होता है? ये देखो, ईच कार्बन इज बॉन्डेड विथ, ये एक लेयर में दिखा रहा हूं, फिर ये पहली लेयर है जिसमें मैं ऐसा दिखा रहा हूं। और यहां भी देखो, ये सब डबल बॉन्ड होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो इसकी टेट्रावैलेंसी होगी। देखो, हर एक कार्बन के 4-4 बॉन्ड है क्या? फिर यहाँ इसका डबल हो जाएगा और फिर यहाँ इस पे डबल हो जाएगा। सही है? आगे बढ़े, देखो हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड तो बनाने पड़ेंगे टेट्रावैलेंसी, इसका भी। दिस इज लेयर्ड स्ट्रक्चर। आगे भी आप दिखा सकते हैं, यस। और इसी तरीके से यहाँ पर भी चला जाएगा, 2 3 4। ओके, अब देखो, इसके नीचे भी यही चीज होगी जो यहाँ पर बनाई गई, और उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा। ये दोनों लेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसके नीचे यही बना लीजिए। क्या? C2 का कार्बन का होता है, C2 एग्जिस्ट करता है, ये आम को पकाने के काम में आता है।
ओके, ये चीज आप देखिए, ठीक है, तो है वही स्ट्रक्चर, सारे कार्बन हमने क्या बना दिया, ऐसा दिखा दिया। इन सब के बीच में क्या है, बुक में देखो अपने और इससे टैली करो, इन सब के बीच में बॉन्ड है। बॉन्ड क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। अब जरा देखो इसका कैसा स्ट्रक्चर है, बुक में बना हुआ है ना ऐसा, और नहीं तो आप इससे देख सकते हो, दो तरीके का है, इससे आप देख सकते हो इसका कैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो दीज आर द डिफरेंट हेक्सागन्स, ओके, लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं आएगा नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा इसलिए बता रहे हैं जिससे आगे दिक्कत ना हो नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा आना है ये वाले सपोर्ट के लिए, सिर्फ एक्चुअल बॉन्ड ही, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर है बोलो, हेक्सागोनल लेयर्ड, यही सब चीज बनाई है कि नहीं। ये डिफरेंट लेयर्स हैं, 3 लेयर आपको दिखाई गई हैं लाइक दिस, ओके, 3 लेयर है, ठीक है। अब जरा चेक करो, तो ये 3 लेयर्स हो गई। अब जरा देखिए, तो मैंने क्या लिखा है, इसका हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर है इन विच ईच कार्बन इज बॉन्डेड विथ, कितने कार्बन से जुड़ा है अरविंद, हाँ, इट इज बॉन्डेड विथ 3 कार्बन एटम एंड इट हैज कंजुगेटेड डबल एंड सिंगल बॉन्ड सिस्टम। कंजुगेटेड का मतलब अल्टरनेट, एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर एक डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड बॉन्ड सिस्टम, ठीक है। डिफरेंट लेयर्स रिपेल ईच अदर, आपस में क्या करेंगी, रिपेल ईच अदर। कभी तुमने ऐसा देखा है कि ताश के पत्ते को ऐसे खींचते चले जाओ, ऐसे खींचते चले जाओ तो फैलते चले जाते हैं। उसी तरीके से जब तुम पेंसिल से लिखते हो तो लिखते समय डिफरेंट लेयर पेपर पे चिपकती चली जा रही हैं। तुम समझो पेंसिल से लिख नहीं रहे हो, पेंसिल से लिखते समय कभी कभी पेंसिल इतनी स्मूथ चलने लगती है जब ब्लंट हो जाती है, देखा कि नहीं, वो कुछ नहीं है, एक एक लेयर चिपकी फिर दूसरी चिपकी तीसरी। जब तुम पेंसिल से लिख रहे होते हो तो इसकी डिफरेंट लेयर चिपकती जा रही है, क्योंकि जो तुम्हारी कॉपी है वो भी सेलुलोज है, वो भी नॉन पोलर है, और ग्रेफाइट भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर अट्रैक्ट्स नॉन पोलर, तो सेलुलोज है ना कॉपी, सेलुलॉइड है, तो उसमें चिपक गई। फिर कभी कभी तुम्हारा गलत हो जाता है तो तुम फिर एक नॉन पोलर सब्सटेंस इरेजर ले लेते हो, उससे उसमें सॉल्युबल उसको डिसॉल्व करके हटा देते। तो ग्रेफाइट तुम्हें समझ में आ गया ना, लेयर स्ट्रक्चर लिखते समय वो सब एक एक लेयर निकल निकल के चिपक रही। तो क्या लिखा जाए बताइए, इट हैज हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, जिसमें इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा, अगर 3 बॉन्ड है तो क्या एंगल था, आपने अभी देखा जो स्ट्रक्चर, ये ठीक है, दैट इज 120 डिग्री, इट इज वेरी क्लियर, क्योंकि टोटल किसी पॉइंट पे कितना एंगल होता है, सही है। तो इसलिए इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल कितना हुआ, 120 डिग्री, और ये जो बॉन्ड लेंथ है इट इज 126 पिकोमीटर, वहाँ 154 था उस वाले में, और ये कितना है 126। तो इट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड, कितने से बॉन्डेड है रिया, सही है, with 3 other carbon atoms, different layers repel each other, क्या करती हैं different, repel each other, different layers repel each other, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, वो आगे हम देख लेंगे, but repel each other। इससे क्या होगा, ईच अदर, ठीक है। इसके अलावा द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट ये भी बहुत ज्यादा है, लेट मी कंफर्म इट, 43 होगा तो भी चेक करते हैं,
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट 3650 लिखो, 3650 डिग्री सेल्सियस, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। अच्छा, अब ये क्या होता है कि चूंकि इसकी डिफरेंट लेयर एक दूसरे पर फिसलती हैं, और ये जो डबल बॉन्ड के कार्बन एटम है ये थोड़े लूज होते हैं, मतलब ये वेरी रिएक्टिव होते हैं, तो उसकी वजह से ये फिसलती हैं। तो फिसलने की वजह से लुब्रिकेंट है। ये कैसा लुब्रिकेंट है? ड्राई लुब्रिकेंट। जैसे अगर एक पिस्टन एक मशीन में जा रहा है, और पिस्टन जाते समय क्या होगा, अगर वो बहुत तेजी से हाई स्पीड रनिंग मशीन है तो उसमें अगर ऑयल डालोगे, ऑयल जल जाएगा, धुआं निकलने लगेगा। लेकिन ग्रेफाइट डालोगे, इसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ही इतना ज़्यादा है। तो इसको पाउडर बना के, तुम्हारे पास कहीं लुब्रिकेंट ना हो तो पाउडर बनाकर उसी मशीन में डाल दो बस, क्योंकि इसमें डिफरेंट लेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसलिए ये ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पर मशीन में इस्तेमाल होता है। कभी कभी तुम लोगों ने साइकिल में काली ग्रीस डलवाई है, वो ग्रेफाइट ग्रीस ही ऐसा होता है। कभी कभी व्हाइट डालता है साइकिल वाला, और कभी ब्लैक ग्रीस लगा देता है, दैट इज द ग्रेफाइट ग्रीस। ग्रेफाइट ग्रीस इज द बेस्ट ग्रीस, इट इज यूज्ड इन एवियोनिक्स। जो वैमानिकी है या एरोस्पेस में जो जितना तुम हवाई जहाज उड़ाते हो ना, सब में ग्रेफाइट ग्रीस यूज है। क्यों? क्योंकि हाई स्पीड रनिंग जितनी भी मशीन है उसमें इसी का पाउडर, आप पेंसिल का पाउडर करके डाल दीजिए, वही सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए क्या लिखेंगे, क्योंकि इसका टेम्परेचर भी हाई है और रिपल्शन है, तो डिफरेंट लेयर स्लिप करती है कि नहीं? ऐसा तो तुम पेंसिल से लिखते समय भी फील करते हो कि हाउ इट इज स्लिपरी। ओके, तो क्या लिखेंगे बताइए? दिस ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट। अंशुप्रिया, ड्राई लुब्रिकेंट का क्या मतलब है बताओ? पाउडर फॉर्म, इसी का पाउडर। इसको किसी में ग्रीस बनाने की जरूरत नहीं, बस पाउडर ही डाल दो, जहां जहां जाएगा अपना काम। जैसे तुम कैरम बोर्ड पे ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पर मेरी बोरिक एसिड HCBO4 को यूज करती हो, है ना? बोरेक्स पाउडर, Na3BO4 और BO4 भी यूज किया जाता है। बोरेक्स है बोरिक एसिड यूज करते हैं। तो दैट इज एज ड्राई लुब्रिकेंट इन हाई स्पीड रनिंग मशीन। सुजैन, और कोई इसका उपयोग बताओ, बोलो। हाँ, इट इज यूज्ड एज राइटिंग। और बताओ। ये ठीक है, रॉड गुड। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन किस पे कनेक्ट करते हो? ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड पे ही तो कनेक्ट करते हो। जब किसी में दो इलेक्ट्रोड डालते हो, एक मेटल इलेक्ट्रोड पे सोडियम और क्लोरीन कलेक्ट करना, जब सोडियम क्लोराइड का आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो क्लोरीन गैस किस पे ली जाएगी? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लूज है तो ये गुड कंडक्टर। जहां जहां डबल बॉन्ड होंगे सब लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या लिखें? ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ electricity, so it is used as electrode, इसलिए इसको इलेक्ट्रोड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। It is also used in writing on earth as well as in space। स्पेस में भी पेंसिल का यूज किया जाता है। Now it is used as writing, used for writing in pencil lead। यही इसके उपयोग है। अगला जरा देखो। Now that is fullerene। इसका दूसरा नाम है बकमिंस्टर फुल्लेरीन। ठीक है,
तो ये चीज देखें, फुलीरीन क्या है? फुलीरीन क्या चीज होती है? जब दो ग्रेफाइट रॉड को अलग अलग यहाँ पर दो टर्मिनल्स में डाल दिया जाए, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल में, तो क्या होगा? इस चीज को अभी कुछ साल पहले, 15 साल पहले बनाया गया, ठीक है? दैट इज साइंटिस्ट ने कैसे बनाया वो बताना। तुम्हारे पास दो ग्रेफाइट पेंसिल हो, ये पेंसिल की लेड हो, उन दोनों को दो टर्मिनल पर लगा दो और इनको कांटेक्ट कराओ, तो क्या होगा? ये दोनों कंडक्टर तो है ही है ना, लेकिन दो जगह डाल दो, दो सिरों पर, और उसको टच कराओगे तो स्पार्क निकलेगा। पेंसिल की दो लेड ले लो और स्पार्क निकलेगा तो क्या होगा बोलो? अगर इनके बीच में स्पार्क निकलेगा तो छोटे छोटे दाने गिरने लगेंगे चारों तरफ। कभी कहीं वेल्डिंग हो रही तो तुमने देखा है, छोटे छोटे आयरन बिखर जाते हैं, चारों तरफ बिखर जाते हैं। वेल्डिंग कर रहे हो तो वेल्डिंग में भी यही होता है, दो रॉड ली जाती है, बस टच करा दिया जाता तो स्पार्क होता, उसी स्पार्क से ही तो जोड़ा जाता है, और कुछ नहीं है वेल्डिंग। तो यहाँ पर ये जो बन रहा है यही फुलीरीन। फिर से समझिए, अगर मान लीजिए ग्रेफाइट की ये जो हेक्सागोनल पूरा शीट है, इससे कहे तो गोल हो जाए, इसको क्या किया जाए? ये जब राउंड हो जाएगा तो राउंड होने में स्पार्क बनेगा तो ये गोल हो जाएगी ना, गोल होने में इसके कुछ हेक्सागन कन्वर्ट होकर पेंटागन बन जाएंगे। कैसा पेंटागन बन जाएंगे? इस फुटबॉल की तरीके। देखो इसमें कुछ पेंटागन भी हैं, सब हेक्सागन नहीं है। तो जब इसमें दो ग्रेफाइट का स्पार्क किया जाएगा तो ये शीट लाइक स्ट्रक्चर नहीं रह जाएगा, अब ये किस में बदल जाएगा? फुटबॉल लाइक में। और इसके कुछ हेक्सागन कैसे हो जाएंगे? पेंटागन में बदल जाएंगे, और तब इसका स्ट्रक्चर C60 हो जाएगा। 60 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे, ये C60 का होगा। इसमें कितने कार्बन मॉलिक्यूल है देखा जाए? C60। क्या आप देख सकते हैं इस C60 के मॉलिक्यूल में इस हेक्सागन के चारों? तुम देखो, ये हेक्सागन दिख रहा है? अच्छा है, 3 पेंटागन देख रही हो और 3 हेक्सागन। ये हेक्सागन है, ये हेक्सागन, ये हेक्सागन। तो हर हेक्सागन कितने से गिरा है? 3 पेंटागन और 3 हेक्सागन। चेक करो, एक हेक्सागन कितने से गिरा हुआ है? 3 पेंटागन और 3 हेक्सागन। और हर पेंटागन किससे घिरा हुआ? ये पेंटागन, सारे 5 हेक्सागन। Each pentagon is surrounded by 5 hexagons. However, each hexagon is surrounded by 3 पेंटागन और 3 हेक्सागन। इतनी बात समझ आ गई? इस पूरे स्ट्रक्चर में 12 पेंटागन है और 20 हेक्सागन। ये हेक्सागन है, हेक्सागन किससे घिरा हुआ? 3 पेंटागन है और 3 हेक्सागन। अब देखो पेंटागन किससे घिरा हुआ? 1 2 3 4 5। सही है? पेंटागन किससे घिरा? ये पेंटागन सब हेक्सागन, और हेक्सागन किससे घिरा? सही है? और टोटल इसमें कितने पेंटागन हैं? कितने हेक्सागन हैं? इस हेक्सागन को चेक करो, 3 हेक्सागन हो गए, 3 पेंटागन। तो इस पेंटागन को चेक करो, 1 2 3 4 5 हेक्सागन। समझ आ गई बात? टोटल कितने मॉलिक्यूल है? कितने हैं? 60। C60 भी फुलीरीन होता है, C80 भी होता है, C100 भी होता है, C120। 4 तरीके का फुलीरीन। C60 वाला है। इसमें ये पेंटागन दिख रहा है, पेंटागन के चारों हेक्सागन देखो 5 है। अब इस हेक्सागन को देखो, इस हेक्सागन में 3 हेक्सागन और 3 पेंटागन। हेक्सागन है ना, तो 3 हेक्सागन होगा, 3 पेंटागन। इतनी बात समझ में आई? चेक करो, ईच हेक्सागन, ये हेक्सागन है, इट इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी हेक्सागन्स? चेक करो, 5 नहीं है, 1 2 3 हेक्सागन और 3 पेंटागन। एक हेक्सागन किससे किससे सराउंडेड है? तुम सुन ही नहीं रहे हो, कोई बात नहीं। एक हेक्सागन कितने कितने से सराउंडेड है?
ये तो आसानी से बता लिया। ये हेक्सागन कितने पेंटागन से सराउंडेड है, कितने हेक्सागन से, ये बताओ। और ईच हेक्सागन कितने से सराउंडेड है, 3 पेंटागन 3 हेक्सागन। 6 दिशाएं होती हैं। फिर से समझिए, मेरा कहने का मतलब है कुछ चीजें मैं बता दूं फिर आपसे पूछूं, ठीक है। चलो लेट अस अंडरस्टैंड फुलीरीन क्या होता है। तुम फुलर्स जानते हो, जब 2 स्पार्क रॉड आपस में टच करा दी जाए प्लस माइनस की, तो जो बनते हैं वही फुलर हैं। उनको क्या कहते हैं, फुलर्स। तो ये प्लस है और ये क्या है बोलिए, व्हेन it is fullerenes are made by electric spark method when 2 graphite rods connected to opposite terminals are made in contact। जब उनका संपर्क कराया जाएगा तो जो फुलर्स बनेंगे वो फुलीरीन्स होंगे। उनमें कुछ कार्बन 60 के बनेंगे, सबसे ज़्यादा कार्बन 60 के ही बनेंगे, कुछ C80 के भी बन जा सकते हैं, और कुछ कितने के बनेंगे। आप इस चीज़ को देखें तो आपको कुछ अंदाजा लगेगा अमन कि देखो एक हेक्सागन कितने से सराउंड है। बोर्ड को देखें, पीछे भी पास है, चेक करो ना। इस चीज़ को टिश्यू पीछे पास करो, चेक करो हर एक हेक्सागन कितने से सराउंड है। फुटबॉल का ही स्ट्रक्चर है। ओके सो फुलीरीन्स कैसे बनते हैं, when 2 graphite rods, सर ग्रेफाइट के बदले कोई और रॉड नहीं होता। ग्रेफाइट की रॉड ले लेना। ग्रेफाइट उसी लेयर्ड स्ट्रक्चर से ही तो बनाओगे, इस तरीके की रॉड होगी। ये देखो, ये ग्रेफाइट की पेंसिल्स हैं, इन्हीं की रॉड बना देना। 2 रॉड लेके बस उसको टच करा देना, पूरी ग्रेफाइट है। सही है। अब देखिए, अगर ऐसा करोगे तभी तो तुम देखो ना, इसी से तो बनना है, इसी लेयर्ड स्ट्रक्चर को गोल हो जाना है। अब और ले लोगे तो क्या कार्बन के अलावा और किसी से कर लोगे, आयरन से करोगे क्या, आयरन से तुम कार्बन का बनाओगे एलोट्रोप, ग्रेफाइट ही लेना पड़ेगा। ये तो कॉमन सेंस है कि नहीं। कार्बन से ही तो कार्बन की चीज बनाओगे कि कॉपर से कार्बन बना दोगे। When 2 graphite rods connected to opposite terminals, तो क्या होगा बोलिए, कनेक्टेड टू अपोजिट टर्मिनल्स होगा। देन ड्यू टू इलेक्ट्रिक स्पार्क C60 spherical fullerenes are generated, molecules are generated, और उनको क्या कहेंगे, these are called fullerenes। वही जो तुम लोगों के हाथ में ये वाली बॉल है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, तुम इसको भी देख सकते हो, पीछे बढ़ाओ तो पता चलता चला जाए। ये वही जो शीट लाइक स्ट्रक्चर है वही इसमें बदल गया। ठीक है, ये देख लिया ना। चलो, इट इज कॉल्ड फुलीरीन। नाउ दिस इज कॉल्ड फुलीरीन्स। फुलीरीन में क्या होगा, ये C6 की अगर मैं बात करूं, ये देखो, खैर ये तो स्ट्रक्चर स्फेरिकल होगा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, 3 तरफ ये हेक्सागन है, 3 तरफ पेंटागन होगा, 3 तरफ क्या होगा, ये देखो 3 तरफ 3 हेक्सागन बना लो। देखो 3 हेक्सागन बना लिए और 3 पेंटागन बनाओ, ये देखो आसान है, बन गया कि नहीं। तो एक हेक्सागन किससे कनेक्टेड है बताओ जरा, सही है। Each hexagon is surrounded by 3 hexagon and 3 pentagons, ओके। और हर एक पेंटागन कितने से सराउंडेड है, अंशुप्रिया बोलो, दैट इज सारे हेक्सागन्स होंगे यहाँ पर।
ये देखो, तो पेंटागन किससे सराउंडेड है? ओके, और ये जो पूरा स्फीयर है इट इज 60 मॉलिक्यूल्स का है। और अगर तुमने काउंट किए हो इस फुटबॉल में तो बोलो कितने ब्लैक डॉट्स दिखे? किसी ने काउंट किए? हाफ स्फीयर में ही देख लो 6 हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 6 इधर, 12 ये हो गए। और ये वाइट वाले काउंट करोगे तो 20 हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गई बात की नहीं? अब देखो, these are called fullerenes. It has 12 pentagons and 20 hexagons. Okay. Its structure resembles with geodesic design made by US architect in London. US आर्किटेक्ट ने एक बिल्डिंग बनाई वहाँ पे, एक नक्शा नवीस था, सिविल इंजीनियर जानते हो, उसने एक बिल्डिंग के ऊपर एक ऐसा बना दिया गोल गोल सा फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। मान लो ये स्ट्रक्चर उसने कहीं पे ऐसे बना दिया, ऐसे एक वहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था, उसने ऐसा जियोडेसिक डिजाइन बना दिया। डिजाइन लोगों को इतनी पसंद आ गई कि लोगों ने उसी शेप की फुटबॉल बनाना शुरू कर। फुटबॉल ऐसे थी नहीं कभी, लेकिन उस यूएस आर्किटेक्ट का नाम जानते हो? उस यूएस आर्किटेक्ट का नाम था बकमिंस्टर, और उसी के नाम पे इसका क्या नाम पड़ गया? बकमिंस्टर फुलेरीन। जब इससे जो फुलर्स निकले उनका डिजाइन देखा गया तो वो किससे मेल खाया? उस बकमिंस्टर ने यूएस का था, तो जो लंदन में जा करके इस तरीके का जियोडेसिक डिजाइन बनाया ना, जियोमेट्री है, जियोडेसिक का क्या मतलब है? तो जियोमेट्री बेस्ड जो डिजाइन बनाया, लोगों ने देखा अरे ये जो फुलर है ये तो इससे मेल खाता है, तो इसका नाम उनके नाम पे क्या बन गया? बकमिंस्टर। समझ में आ गई बात? बोलो। देखिए, सो इट्स डिजाइन रिजेंबल्स, किससे मिलता जुलता है? इट्स डिजाइन resembles with geodesic design made by Buckminster, US architect. So it is also called Buckminster Fullerene. इसका कोई यूज नहीं है, ऐसा नहीं बस एक इसकी फॉर्म है, ऐसा नहीं कि कुछ फुलर्स का इसका कुछ यूज होगा, जैसे ग्रेफाइट और डायमंड का यूज है ऐसा इसका कुछ नहीं, बट ये भी एक फॉर्म है। Okay, now write a short note on diamond, graphite and fullerene. इन 3 चीजों पे नोट लिखो। Okay, why carbon is versatile? At present there are 50 lakh compound of carbons are existing. ध्यान दीजिए, जो केमिस्ट्री है
केमिस्ट्री में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो कार्बन से संबंधित है, और दूसरी कौन सी है? ऑर्गेनिक, एंड अदर इज इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में बाकी 117 है, तो 117 एलिमेंट्स इसमें आएंगे अदर देन कार्बन, अदर देन कार्बन, और इसमें कार्बन। इसके 50 लाख कंपाउंड्स हैं और इसके 1.25 लाख। अकेला ये इतने बना रहा है, ये 1 लाख बना पाए, और ये कितना बना लिया? और हर हफ्ते 7000 नए। एवरी वीक 7000 न्यू कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड, और जुड़ जाते। सो एवरी वीक न्यू 7000 कंपाउंड्स आर एडेड। तो जब इतना कुछ हो रहा है कि इसके लिए एक अलग केमिस्ट्री बना दी, इतनी मोटी मोटी बुकें सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रखी हुई हैं, आरजी टंडन और सब कितनी मोटी क्यों है? क्या रीजन? वर्सेटाइल। चलो हम समझें कार्बन में ऐसा क्या है कि इसके लिए एक केमिस्ट्री की बुक बन गई। तो कार्बन में it has two property, one is catenation and other is tetravalency। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, यही इसको सबसे अलग कर देगा। सो कार्बन हैज two properties, that is catenation and tetravalency। इन दोनों को समझे। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो यही लिख देना है, बाकी 3 मार्क्स का भी आता है। कैटिनेशन क्या है? विच मेक्स इट वर्सेटाइल। तो इसको वर्सेटाइल बनाता है। कैटिनेशन का क्या मतलब? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। Okay, that is of atom with itself, खुद से ही जो बॉन्ड बना ले, itself is called catenation। इसको catenation। अब देखो, this property is found in कार्बन, सल्फर। नॉन मेटल में पाई जाती है, नॉन मेटल में भी सिर्फ 3 में। किसमें किसमें पाई जाती है? तो this property is found in कार्बन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। इन 3 चीजें पाई जाती। चेक करो, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है? 285 है। 3 की जरूरत है इसको। तो P में ये क्या करेगा बताइए? 3 बॉन्ड बना लेगा। तो P आपस में कैसे बॉन्ड बनाते? चेक करो, 3 की जरूरत है, एक बॉन्ड इससे बना लेगा, एक इससे बना लेगा, एक इससे, हो गए 5। जैसे नाइट्रोजन नहीं करता, NH3 बनाता है, ये भी क्या करेगा? ये भी इन्हीं तीनों से बॉन्ड बना लिया, इससे 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 3 बॉन्ड इसके। ये भी क्या करेगा? इन्हीं तीनों से बॉन्ड बना रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं बताइए? फॉस्फोरस कैन कैटिनेट ओनली अप टू 4 एटम्स। ये कितने तक लिंक कर सकता है? तो इसको बोला कैसे जाएगा? Phosphorus can catenate up to 4 atoms. Sulfur can catenate। ये सही बात है, अभी कल परसों बनाया है। कैसे बनाया? इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाया था। तो सल्फर कैन कैटिनेट अप टू 8 एटम्स। ये देखो, ये बात तुम्हें पता चल गई। आप लोगों ने इथीन वर्ड सुना है? इथीन का क्या फार्मूला है? C2H6। ये सही बताना है। C2H4 बोला ना?
तीन है C2H4। तो ये चीज कहलाती है ईथीन। क्या कहलाएगी? ईथीन। तीन है ना? C2H6 हो ईथेन का भी बता दिया इन्होंने साथ ही साथ, हर एक चीज इनको मालूम, दोनों बता दिए कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, हम लोग ईथीन के बारे में बात करें। ईथीन C2H4 है। अगर बहुत सारे ईथीन मिल जाएं तो अल्टीमेटली आपस में लिंक भी कर जाएंगे। चेक करो, दीज आर द डिफरेंट H। तो अब क्या होगा बताइए कि ये सब H इनमें भी है और इनमें भी है। ऐसा ही तो हम लोगों ने स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया था कि नहीं ईथीन का? चेक करिए, यहाँ भी ऐसे बना लो ईथीन का। अंकुर ये समझ में आ गया? ऐसा तो हम लोगों ने कर रखा है। अगर ये अपना ये डबल बॉन्ड छोड़ दे, इनको क्या किया गया, हमने प्रेशर डाला और हीट डाली, तो ये अपना डबल बॉन्ड छोड़ के ये डबल बॉन्ड छोड़ देगा और फिर ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना देगा। तो जो ईथीन है वो आपस में एक साथ क्या करते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। फिर इसे ईथीन नहीं बोलेंगे, फिर बोलेंगे पॉलीईथीन। क्या नाम बढ़ जाएगा? यह नाम पड़ गया पॉलीथीन। फिर अब इसकी जरा वजन तो देखिए, अब तुम्हारे हाथ में पॉलीईथीन आ गया ना, और 10 किलो चीनी डाल दो और 2 किलो आलू और 50-50 किलो आलू लिए जा रहे हैं। जानते हैं कैटिनेशन है, मजाल है फट जाए। कितना भरोसा बचपन से अभी तक, कितनी जबरदस्त कैटिनेशन प्रॉपर्टी। जो नहीं भी जानता वो भी जानता है पॉलीथीन नहीं फट सकता, क्योंकि वो पॉलीथीन है भाई, कैटिनेशन कर रहा है। सो इट कैन, कहां से, उसके टंगने से लेकर पूरा पॉलीथीन यहां से वहां तक एक ही बॉन्ड है, हजारों। इट कैन कैटिनेट बियॉन्ड थाउजेंड्स ऑफ एटम, है कि नहीं? यहां से शुरू होकर वहां तक गया और पूरी चीनी को अकेले वजन ढो रहा है। सो इसलिए कार्बन कैन कैटिनेट बियॉन्ड थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, है कि नहीं? एंड विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ। कितनी स्ट्रेंथ है इसमें, है कि नहीं? यही इसको नायाब बना। चलो इस चीज को लिखो, फास्फोरस कैन कैटिनेट अप टू 4, सल्फर कैन कैटिनेट अप टू, हाउएवर कार्बन कैन कैटिनेट अप टू कितने कितने की लिंक होगी, पॉलीथीन बहुतों की होगी। देखो इस चीज को, कार्बन कैन कैटिनेट बियॉन्ड thousands of atoms with sufficient strength। इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं करता है कि sufficient strength के साथ करता हूं, with sufficient ओके, इतना तो कर ले रहा है। जो इसको क्या बनाता है, हाँ अगेन, कार्बन कैन मेड, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, कार्बन कैन मेड लीनियर कंपाउंड। सारे एक साथ ही मिल जाएं, जुड़ने की इसकी प्रॉपर्टी है ना, सभी ऐसे ऐसे जुड़ जाएं तो ये कैसा कंपाउंड है बोलो, लीनियर भी बना सकता है। कार्बन कैन मेड और अमन क्या बना सकता है, ब्रांच कंपाउंड। ब्रांच भी निकाल लो, जब भी जुड़ सकता है तो कहीं भी दे दिए जाए। जैसे हमारे पास अभी हमने ब्लॉक दिखाया, यहाँ से जोड़ लो वहाँ से जोड़ लो, कितना भी बनाते चले जाओ, जब उसमें मजबूती वो टूटेगा ही नहीं। उसमें 4 अलग अलग ब्लॉक लगाओ, कहीं कहीं कुछ भी जोड़ते चले जाओ। इसीलिए तो हर हफ्ते 7000 नए बन रहे हैं। आप जो बना दोगे वो होगा, वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ है भाई। समझ में आ गई बात कि नहीं? इट कैन मेक लीनियर कंपाउंड, इट कैन मेक ब्रांच कंपाउंड एंड इट कैन मेक रिंग्स। ये किसकी रिंग बना सकता है, चेन कंपाउंड। ये देखो, इसको क्या कह सकते हैं,
इसी को चेन भी कहते हैं, या फिर इसे को क्या कहेंगे, लीनियर स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है, ब्रांच। इसमें मैंने एच लगाए नहीं है, एच तो लगाने पड़ेंगे ना हर एक में, तो जितने जितने एच लगा दो सारे से इसको पूरे कर लेना, ठीक है। और क्या बना सकता है, इट कैन मेक, रिंग कितने की भी बना लो, अगर 6 की रिंग बनाते हो तो साइक्लोहेक्सेन है, 8 की बनाते हो तो साइक्लोऑक्टेन है, 4 की बनाते हो गर्भ तो क्या है, ये पकड़ ही नहीं पा रहा, कुछ भी पकड़ नहीं पा रहा, या तो सुन ही नहीं रहा होगा, या दिमाग ही नहीं है इसके, ठीक है। तो 4 की अगर रिंग बनेगी तो क्या होगा, बोलो, हाँ 4 अगर मान लें C4 है तो साइक्लो हुआ और ब्यूट और एन, साइक्लो, ये क्या है, हेक्स है तो साइक्लो, हेक्स प्लस एन, साइक्लो लगेगा कि नहीं लगेगा, और फिर हेक्स है 6 है तो हेक्स, चूंकि इनके बीच सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्सेन। इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, सही, इसका क्या नाम होगा, काउंट करो, हेक्सेन, सही। सो कार्बन तो कैटिनेट कर सकता है, 1000 से ऊपर कर सकता है, और बोलिए कौन कौन से स्ट्रक्चर बना सकता है गर्भ, बताओ, लीनियर बना सकता है, ब्रांच्ड बना सकता है, और रिंग स्ट्रक्चर। समझ में आ गई बात, तो कुछ भी बना सकता है, कहीं कहीं भी ऐसे ऐसे जोड़ते चले जाओ, तो इसकी वजह से क्या हजारों कंपाउंड नहीं बन सकते। सो इसलिए इट कैन मेक, और क्या लिखेंगे बोलिए, इट कैन मेक लीनियर स्ट्रक्चर। अभी हम आपको और बताएंगे तो समझ में आ जाए, लीनियर स्ट्रक्चर, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, एंड रिया तीसरा क्या है, रिंग स्ट्रक्चर। नाउ गर्भ, व्हाट डज इट मीन बाय कैटिनेशन। आज की क्लास नहीं पकड़ पा रहे हो, हाँ बोलो, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू इटसेल्फ, जो खुद से खुद को जोड़ दे, जैसे चेन में अलग अलग कड़ी होती है, खुद से खुद जुड़ती है, वही तो कैटिनेशन है। चेन बनाने की कला को क्या कहते हैं, कैटिनेशन। दूसरी प्रॉपर्टी दिया क्या है, चतुर संयोजकता, टेट्रावेलेंसी, ठीक है। एक तो चेन बनाने की कला, और दूसरी क्या है, उसके पास 4 वैलेंसी है। 4 वैलेंसी जरा देखो, अदर क्या है, टेट्रावेलेंसी। लेट अस सी व्हाट इज टेट्रावेलेंसी। कार्बन में टेट्रावेलेंसी है, let us see what is tetravalency. So carbon can share, ठीक है, कितने तक के इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, अप टू 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पूरे ही करेगा, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि कार्बन में 6 है तो 2 4, ये तो आप लोग देख ही चुके हो। देखो इसको हाइड्रोजन को इसने बुला लिया, कहेगा तुम एक बना पाते हो, देखो हाइड्रोजन की 1 की वैलेंसी है, कहेगा ठीक है 1 बना लो। नाइट्रोजन इसके पास आया तो बोलेगा जाते कहाँ हो, 3 बना सकते हो, बना लो अभी से। जो इसके पास आता है किसी को निराश नहीं करता। कितने बॉन्ड बनाती हो, 3, आ जाओ। तुम 2 बना रहे हो, आ जाओ। 1 भी बना सकता है, 2 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है। 1 के साथ 1 बना लिया, 1 के साथ 3, है ना बड़ी बात, क्योंकि इसके पास सारी संभावना है, किसी को भेजेगा ही नहीं। इट कैन मेक सिंगल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। मल्टीपल कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, डबल एंड ट्रिपल। अगर इसके पास ऑक्सीजन आया तो ये क्या करेगा, तुमको ये बात मालूम है कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को, कहता ठीक है डबल बॉन्ड बना लो, तुमसे डबल बॉन्ड बना लेंगे, इनसे डबल बॉन्ड हो गया, इसके 4 हो गए कि नहीं। तो कार्बन हैज ए टेट्रावेलेंसी,
It can make single bond, double bond and triple bond with most of non-metals. ये सब किसके साथ करेगा भाई? कोवैलेंसी तो नॉन मेटल्स के साथ होती है, मेटल तो दिया करते हैं. With hydrogen, oxygen, sulfur, chlorine, fluorine, bromine, iodine, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ. खूब मजबूती के साथ कौन बनाता है? CO2 के बारे में तो तुम जानते ही. तो ये क्या करेगा बताइए? अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये इट कैन मेक सिंगल बॉन्ड, शिव शर्मा, एंड मल्टीपल बॉन्ड बना देगा. सो इट कैन, देखो, इट कैन मेक सिंगल बॉन्ड and multiple bond. मल्टीपल बॉन्ड में गर्व कौन कौन से बॉन्ड्स आएंगे? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. सही. तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ये बना सकता है. किसके किसके साथ बना सकता है बताइए? हाइड्रोजन के, सभी नॉन मेटल के साथ. हाइड्रोजन विद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल के साथ बनाएगा. ठीक है. इट कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड के लिए तो हाइड्रोजन ठीक है. सिंगल बॉन्ड किनके किनके साथ बना सकता है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो जो 17 ग्रुप वाले उन्हीं के साथ तो बनाएगा. सो इट कैन मेक सिंगल बॉन्ड. किसके साथ बनाएगा बोलिए? विद H के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन. एंड मल्टीपल बॉन्ड किसके साथ अमन बनाएगा? ओ सल्फर के साथ भी बना लेगा. और नाइट्रोजन के ऊपर दिखाया कि नहीं? और कभी कभी तो खुद के साथ भी बना लेता है. विथ सफिशिएंट स्ट्रेंथ. कैसी स्ट्रेंथ के साथ? बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है. विथ सफिशिएंट स्ट्रेंथ. और यही चीज इसको क्या बनाती है? विलक्षण. वर्सेटाइल का मतलब क्या है? तुम डांस भी कर लेती हो, एकेडमिक्स में भी टॉपर हो, खाना भी अच्छा बना लेती हो, सिलाई भी कर लेती हो. तुम तो वर्सेटाइल निकली. यही तो वर्सेटाइल है. जैक इन ऑल ट्रेड्स. सभी चीजों में विलक्षण, दक्ष हो. यू आर एम्बीडेक्स्ट्रस. तुम दोनों हाथों से दाहिना हाथ हो. समझ में आ गई बात? एम्बीडेक्स्ट्रस. और कोई कहे एम्बीलीवस, तुम्हारे दोनों ही हाथ लब रहे हैं, दोनों से ही ठीक काम नहीं उठा रहा. कहोगे एम्बीलीवस. एम्बी का मतलब बोल. बोलो, बात समझ में आ गई? सो व्हाई द कार्बन इज वर्सेटाइल. इसे कितना बता दो. तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? बस इतना ही देखिए. दो प्रॉपर्टी है, एक कैटिनेशन और दूसरी कौन सी है? टेट्रावैलेंसी. ठीक है.